जय हिंद मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के विकार, मतलब पाचन संबंधी कौन कौन से विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वमन, जिसे हम इंग्लिश में वोमिटिंग और सामान्य बोलचाल की भाषा में उल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं। वमन को क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं। और ये उल्टी क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे होती है, इसे समझेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेट में एकत्रित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उल्टी कहते हैं। ये क्या बोला? उल्टी क्या है? जो हम भोजन किए रहते हैं और हमारे पेटों में रहता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि उस पेट से ही भोजन जो वापस हमारे मुख के रास्ते कहाँ हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उस बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं। और समझेंगे कि ये जो उल्टी है, उल्टी से पहले बेचैनी महसूस होती है। देख, ये सबसे सामान्य इसका लक्षण है और ये विशेषता भी है इसकी कि जब भी उल्टी होने को रहता है तो हमें एक आभास हो जाता है, पहले से महसूस हो जाता है। ठीक है, एक संकेत मिलता है और ये संकेत जरूरी है मिलना। क्या पता कोई बगल में बैठा हो और अचानक उल्टी आ जाए और संकेत ना मिले, महसूस ना हो और ऊपर ही बोकर दे, पूरा एकदम एक खांची पूरा ढकेल दे, तो कैसा लगेगा बताइए? तब तो नहा लिया। ठीक है, इसलिए जो है उल्टी आने से पहले क्या होता है, हमें बेचैनी महसूस होती है। का मतलब ये हमें संकेत मिलता है कि देख भाई हम निकलने वाले हैं, अब पूरा हिड़ के निकलेंगे, तो हिड़ के एक खांची में लेके निकलेंगे। इसीलिए जो है पहले संकेत दे रहे हैं कि कोई अच्छा सा जगह देख लो। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें क्या महसूस होता है? बेचैनी महसूस होता है। इसे क्या कहते हैं? उल्टी। हमारे पेट में जो भी कुछ इकट्ठा रहता है वो अचानक हमारे मुंह के रास्ते कहाँ जाता है? बाहर निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं। और ध्यान देंगे कि उल्टी जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या है ये? रिफ्लेक्स एक्शन। तो उल्टी जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। अब इसे समझते हैं, ध्यान देंगे। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 भाग हैं, मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मध्य मस्तिष्क और सबसे पीछे होता है हमारा कौन? पश्च मस्तिष्क। तो जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, उस पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और उस 3 भाग में से एक भाग होता है कौन? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले क्षेत्र में एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर, जिसे हम बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर या वमन केंद्र या उल्टी का केंद्र। और यही जो है सेंटर क्या करता है? कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। किसको? उल्टी की प्रक्रिया को। जो ये हमें उल्टी होता है, जो हमें वोमिटिंग होता है, उसको यह नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ध्यान देंगे ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा से नहीं होती है। तो बताइए उल्टी किसी की इच्छा से होती है? नहीं ना। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है, हमारे पश्च मस्तिष्क में होता है कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है कि कैसे और कितना होना है। ठीक है, तो ये होता है उल्टी, वमन। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या? प्रवाहिका, जिसे हम डायरिया कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं क्या? दस्त। ठीक है, इसे समझते हैं। आंत की गड़बड़ी की दशा, वह बार बार मल। ठीक है, आंत की गड़बड़ी की दशा। और इसमें कौन सी आंत जो है डिस्टर्ब हो जाती है? तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, वह इसमें क्या हो जाती है? पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। इससे बार बार मल होता है तथा मल का अत्यधिक पतला होना। और इसमें जो मल होता है वह अत्यधिक क्या होता है? बिल्कुल पतला होता है। हम बताए थे आपको कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का काम क्या होता है? पानी का अवशोषण करना। ठीक है, पानी का एब्जॉर्ब करना। लेकिन जो हमारी बड़ी आंत है, इसमें क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। इसमें किसमें? दस्त में। और बार बार क्या होता है? मल होता है। ठीक है, तथा मल जो होता है वो अत्यधिक क्या होता है? पतला होता है। और बोला है कि इसमें जल व तरल पदार्थों के अवशोषण की क्रिया घट जाती है। ध्यान देंगे, हमारे बड़ी आंत का काम होता है कि पानी का अवशोषण करना और जितने भी तरल पदार्थ हम लेते हैं उनका भी क्या करना? उनमें से पोषक तत्वों को या उनको क्या करना? अवशोषित करके ब्लड में मिला देना। लेकिन यहाँ हमारी इस रोग में, दस्त में क्या होता है कि जो हमारी बड़ी आंत हो जाती है वही डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, और जब बड़ी आंत ही खराब हो गई तो पानी का अवशोषण होगा नहीं, और जब पानी का अवशोषण नहीं होगा तो पूरा का पूरा पानी बड़ी आंत से कहाँ चला जाएगा? हमारे मलाशय में। और मलाशय में पहले ही से कौन है? मल इकट्ठा है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो भोजन हम किए थे उसका जब पाचन हो गया था पूरी तरह से छोटी आंत में, तो वह मल और जो अपशिष्ट पदार्थ था वह छोटी आंत से कहाँ चला गया था? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस हिस्से में गया था? मलाशय में। ठीक है, मलाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। तो पहले ही से रेक्टम वाले भाग में क्या मौजूद है?
अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल। अब पानी तो पचा नहीं, ठीक है, पानी का मतलब अवशोषण तो हुआ नहीं, और यह पानी कहाँ चला जाएगा, उसी मलाशय में। और बताइए पहले ही से वह मल है, और जब पानी वहां पे चला जाएगा तो वह पूरा मल कैसा हो जाता है, एकदम गीला हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। इसलिए बोला है कि मल का अत्यधिक पतला होना, ठीक है। तो मल इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला रहता है, और बार बार इसमें शौच जाने की जरूरत पड़ती है। अभी आदमी को निकले हुए 50 सेकंड या 1 मिनट भी नहीं हुआ कि फिर जो है लोटा लेकर दौड़ेगा, ठीक है। ये हालत हो जाती है, और ये बहुत गंभीर हो जाती है। कभी कभी ध्यान देंगे, जब यह रोग कभी कभी गंभीर हो जाता है तो एक लक्षण देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण। ये बताइए कि बड़ी आंत का काम है पानी का अवशोषण करना, और हम जितना पानी पी रहे हैं उसका केवल 5% जो है क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, या 2% एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पूरा का पूरा तो पानी निकल जा रहा है। और जब पानी ही हमारे शरीर को, हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, और ब्लड से कहाँ नहीं जाएगा, सेल में नहीं जाएगा, तो हमारे सेल को पानी की कमी हो जाती है। और सेल को पानी की कमी हो गई तो मतलब हमारे पूरे बॉडी को पानी की कमी होती है, और जब यह पूरे बॉडी में पानी की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। और जब गंभीर हो जाता है यही समस्या तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, का मतलब बहुत ज्यादा पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, और व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या, कोष्ठबद्धता, जिसे हम कब्ज बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। और ये दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखिए हर एक न किसी किसी को होता ही है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, इसे समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है। इसमें बड़ी आंत में मल रुक जाता है, ठीक है। ये कोई पूछेगा कि कब्ज क्या है तो आप बताएंगे कि जो हमारी बड़ी आंत होती है उसी बड़ी आंत में मल क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि हमको पता है कि भोजन का पूरी तरह से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में तो पूरा कम हो गया। अब जो बाहर निकलता है छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर, क्या होता है, खराब चीज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, और वही वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत से कहाँ जाता है, रेक्टम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह जो मल होता है, अपशिष्ट पदार्थ, तो हमारी बड़ी आंत में फंस जाता है, रुक जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्ज कहते हैं। और ध्यान नहीं होता क्या है, और आंत की क्रिया विधि रुक जाती है। तो ये बताइए कोई रास्ता है, जिस रास्ते से पानी बह रहा है उसी के बीच में कुछ फंस जाए तो पानी पास होगा सही से, वो सही से रास्ता काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो इसीलिए जो है हमारी जो आंत होती है उसकी जो क्रिया विधि होती है, गतिशीलता, काम करने की जो क्षमता हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, रुक जाती है। तो कब्ज में यही होता है कि जो मल होता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो हमारे बड़ी आंत में फंस जाता है, और हमारी जो आंत होती है उसकी क्रिया विधि रुक जाती है। फिर क्या होगा, इसमें देखने को क्या मिलता है, इसमें कब्ज में क्या होता है, ठीक है, तो कठोर व सूखा मल। अब इसमें जो मल होता है वो बहुत ही कठोर यानी कड़ा होता है, और एकदम सूखा होता है, और इतना ना कड़ा होता है कि जब व्यक्ति मल त्यागता है तो मल त्यागते समय दर्द या तनाव होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। जो मल होता है वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। जब व्यक्ति जो है शौच करता है, मल त्यागता है, तो उस समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब पूरा एकदम जोर लगा के करेगा, ठीक है, कि निकल जाए निकल जाए, लेकिन भाई वो तो क्या एकदम पूरा कड़ा है, फंसा रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, का मतलब जो बहुत ज्यादा उसे तनाव महसूस होता है, एकदम जोर लगा के ऐसा पीछे से कूदा वैसा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला बोला इसमें क्या, गैस व फूला हुआ पेट। ध्यान देंगे, गैस जो है सबसे विशेष लक्षण होता है। क्या, गैस बनने का मतलब क्या, कि उस व्यक्ति को कब्ज की शुरुआत है या कब्ज हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। गैस इसी रोग का विशेष लक्षण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कब्ज का ही गैस, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब मल पेट में रुक गया है, ध्यान देंगे, जो मल है बड़ी आंत में मल क्या हो गया, रुक गया है, और जब बड़ी आंत में मल रुक गया है तो वहां पे गंदगी पैदा होगी, उससे जो है कुछ जहरीली जो है विषैली गैसें निकलती हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कि गैस निकल रहा है, क्या बोलते हैं, गैस, ठीक है। और जो ये कब्ज होता है, इस कब्ज में दो तरीके से, या तो मुख के रास्ते से गैस निकलता है, या फिर गुदा द्वार के रास्ते से गैस निकलता है। कोनो कोनो इतना भयंकर गैस छोड़ेगा ना कि लगे छोड़ दिया एकदम पास में है तो समझिए नाक जल जाएगी आपकी, ठीक है, इतना भयंकर भयंकर कोनो डस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला इसमें क्या, फूला हुआ पेट। और देखते हैं कब्ज हुआ रहता है तो पेट कहते हैं क्या, एकदम फूला हुआ है, खाना नहीं खाया लेकिन फिर भी बोलते हैं लोग क्या है, कि पेटवा एकदम फूला हुआ है, देख रहे हैं कुछ खाए हुए नहीं है लेकिन पेटवा फिर भी क्या है, फूला हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, कब्ज के लक्षण।
और यह इतना कभी कभी गंभीर हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है हार्ड कॉन्स्टिपेशन, और ये पुराना हो जाता है धीरे धीरे, उस व्यक्ति में यह देखने को मिलता है। तो मतलब कब्ज की शुरुआत थी, शिकायत थी, लेकिन वो अनदेखा किया गया, फिर से उपचार सही से नहीं किया, तो उस व्यक्ति में यह रोग क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, और वही हो जाता है क्या, एकदम कठोर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉन्स्टिपेशन। और इसमें व्यक्ति को 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक जो है मल पास नहीं होता है, का मतलब वो शौच ही उसे नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब भी वो करने जाता है, व्यक्ति मल करने जाता है तो मल नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही शौच से बाहर निकलेगा वैसे ही फिर उसे महसूस होगा कि फिर हमें जो है शौच जाना है, लेकिन शौच होता नहीं है, मतलब मल पास नहीं होता है। बस व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि अब होगा, अब होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है, एकदम जम जाता है, समझिए कि। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में जो है गैस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, और पेट भी क्या हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि मल जो है क्या है, बड़ी आंत में फंस जाता है, रुक जाता है। तो ये होता है हमारा कब्ज। अब अगला है अपच, जिसे हम इनडाइजेशन कहते हैं। इसमें भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। जो हम भोजन करते हैं वह पूरी तरह से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारे आंत में, हमारे आमाशय में भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है, और हमें जो लगता है कि पेट क्या एकदम बिल्कुल भरा भरा सा है, क्योंकि अधूरा खाना ही पचा है, बाकी तो वैसे ही बचा है हमारे पेट में। तो इसलिए क्या है, जो पेट होता है, ऐसे लगता है क्या एकदम भरा हुआ है, खाना लगता है बहुत ज्यादा देर का खाया, लेकिन फिर भी जो भूख नहीं लगती, इसलिए लगता है पेट क्या है एकदम पूरा भरा हुआ है। ये होता क्यों है, ये समझते हैं। अपच क्यों होता है, क्या कारण है इसका होने का। यह कम एंजाइमों के निकलने के कारण होता है। कम एंजाइम, और कौन से एंजाइम, जो हमारे आहार नाल में, पाचन तंत्र में क्या होते हैं, हमारे जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, वही पाचक एंजाइम सही से नहीं निकलते हैं, या फिर जब बहुत कम मात्रा में निकलते हैं ये एंजाइम, तो बताइए जब कम मात्रा में निकलेगा और आपने जितना भोजन किया है उसकी कैपेसिटी उतनी है नहीं, थोड़ा एंजाइम निकला है तो वो उतना ही पचाएगा। ठीक है, तो बाकी के भोजन वैसे ही रह जाता है। इसलिए क्या बोला है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है, क्योंकि एंजाइम क्या निकलते हैं, बहुत ही कम निकलते हैं, और जब भी पाचक एंजाइम कम निकलेंगे तो हमारा भोजन पूरी तरह से पचेगा नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपच कहते हैं। और क्या कारण होता है, व्यग्रता यानी चिंता। ठीक है, चिंता के कारण बहुत ज्यादा कोई टेंशन में है, जैसे कोई आदमी है अब एकदम टेंशन में, एकदम सोच रहा है कि काश जो है 2 बियाह नहीं किए होते, काश 2 बियाह नहीं किए होते तो आज ये आफत नहीं होती। सोचे थे का, और का हो गया। सोचे थे कि ये वो आएगी तो दिन में रहेगी, ब्लड ट्रांसफर करेगी, और दूसर की वाली आएगी तो हमारे फेफड़ाओं में रहेगी, वो ऑक्सीजनवा को ट्रांसफर करेगी। लेकिन ये तो देख रहे हैं ससुरा बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। पहली वाली जो है वो खून में चूस रही है, और दूसरी वाली जो है हमारे ऑक्सीजनवा को रोक दे रही है। ये तो बिल्कुल आफत हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है, वो एकदम टेंशन में, एकदम सोच रहा है कि क्या कर लिए हम अपने जीवन में, काश ये नहीं हुआ होता। ठीक है, तो समझेंगे, आप भी सोच समझ कर ध्यान से भी करिएगा। ठीक है, समझेंगे। तो बहुत ज्यादा चिंता में है, व्यग्रता में। आइए बताइए, जब चिंता में डूबा हुआ है तो ब्रेन तो पूरा उधर व्यस्त है। ठीक है, अगर ब्रेन पूरी तरह से व्यस्त है, वो चिंता में, एकदम टेंशन में है, तो क्या सही से एंजाइम निकलेंगे, जो हार्मोन निकलने चाहिए वो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को जो है भोजन जब करता है तो उसमें भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है, जिससे क्या देखने को मिलता है, अपच देखने को मिलता है। फिर आगे बोला है अधिक भोजन करने से, बहुत ज्यादा भोजन कर लिए, कहीं न्योता मिल गया, गंगा में कहा कि एगो न्योता मिलेगा, एगो न्योता मिलेगा तो 4 हो जाएगा घर में से। ठीक है, अब वो 4 जाएगा तो नहीं, तो हिसाब से खाएं, चलो ठीक है 4 जन आए हैं तो तुम खा लेते हैं भाई, क्या करना है भाई, बना है भोजन तो खा लेते हैं खाना। और वो पूरा जो है पूरा अड़साएगा, एकदम जाएगा पूरा अड़स के खाएगा, एकदम चौपड़ के एकदम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब अधिक भोजन कर लेगा तभी भी क्या होगा, अपच हो जाएगा उसे। क्यों अपच होगा, कि जितना खाना चाहिए था और जितना उसके अंदर एंजाइम निकल रहा था, तो वो एंजाइम उतना ही भोजन को ना पचाएगा। अब पूरा आप जो है पूरा अड़सा लिए हैं उसमें जो है, तो एंजाइम कहाँ से निकलेगा, वो फैक्ट्री रखे एंजाइम का नहीं ना, वो तो अपने हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो एंजाइम अपने ही मात्रा में निकलता है, अपने एक निश्चित मात्रा में निकलता है, और आपने जो भोजन बहुत ज्यादा कर लिया है तो उतने ही भोजन को पचाता है, बाकी शेष भोजन पेट में क्या हो जाता है, बच जाता है, वो पच नहीं पाता है। इसलिए क्या देखने को मिलता है हमें, अपच, इनडाइजेशन होता है। फिर अगला बोला है कि खराब खाद्य पदार्थ, ये कोई जो है फूड खा लिया, और कैसा फूड खा लिए कि जो सही नहीं था या बहुत ही ज्यादा देर का रखा हुआ था। ठीक है, तभी भी क्या आपको हो जाएगा, अपच हो सकता है। फिर आगे बोला है कि एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। ठीक है, तो ये सारे चीजें कारण है, मसालेदार बहुत ज्यादा भोजन करते हैं आप, तभी भी आपको क्या, अपच यानी इनडाइजेशन होने की, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन करते हैं तभी भी आपको जो है यह अपच हो सकता है।
तो अब हम देखते हैं मरासमस यानी सूखा रोग जिसे कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, पहले हम ये निश्चित कर लेंगे कि एक हमें मरासमस पढ़ना है और एक और लास्ट में क्या पढ़ना है, क्वाशियोरकर पढ़ना है। और ये दोनों के दोनों रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग है, दोनों के दोनों रोग। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कौन, मरासमस को, कि मरासमस कैसे और क्यों होता है। यह प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो यह ध्यान में रखेंगे कि यह किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि उस बच्चे के अंदर जो है, आदमी के अंदर किसकी कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उसे मरासमस रोग हो जाता है। अच्छा, ये ध्यान देंगे कि जो अधिकतर 1 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलता है, ये जो मरासमस होता है, ये जो 1 साल से छोटे हैं या 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें यह मरासमस रोग देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं इसका मुख्य कारण। इसका मुख्य कारण है कि शिशु को मां के दूध के स्थान पर कम प्रोटीन वाले आहार को देना। ध्यान देंगे, जो छोटा बच्चा होता है, 1 साल तक का बच्चा या 1 साल से कम है, उस बच्चे के लिए संपूर्ण आहार जो होता है, संपूर्ण भोजन, उसका पूरा का पूरा जो खाना होता है, वो क्या होता है, माँ का दूध। ठीक है, और माँ के दूध के बजाय हम कोई दूसरा उसे आहार देते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, या फिर कोई दूसरा आहार भी देते हैं, ठीक है, जो उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो उस बच्चे को क्या हो सकता है, मरासमस यानी सूखा रोग हो सकता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उससे मरासमस हो जाए, तो कम समय में पुनः गर्भधारण या बच्चे को जन्म देना। अब भाई कुछ समय पहले जो है एक बच्चे को माँ जो है जन्म दी थी, फिर से कुछ समय के अंतराल के बाद जो है, ठीक है, वह फिर एक दोबारा बच्चे को जन्म देती है। तो बताइए, अभी तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की पहले से ही थोड़ी कमी हो गई थी, क्योंकि वह अभी एक बच्चे को जन्म दी थी, शरीर पूरी तरह से अभी रिकवर नहीं हुआ था, और फिर कुछ समय बाद जो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को मरासमस हो सकता है। उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कम समय में पुनः गर्भधारण करती है महिला, या कम समय में बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को क्या हो सकता है, मरासमस हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो ध्यान देंगे, वृद्धि में कमी, लंबाई में क्या रहती है, कम हो जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, आगे वह नहीं बढ़ पाता है। शरीर का बहुत पतला हो जाना, और इसमें शरीर एकदम क्या हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है, एकदम पातर हो जाता है वो लड़का। ठीक है, एकदम हाथ पर क्या हो जाता है, पतला होता है, जैसे लगता है सूखल बांस एकदम। ठीक है, बहुत ज्यादा ही पतला हो जाता है, एकदम राड जैसा। ठीक है, अब आगे बोला क्या, इसमें त्वचा शुष्क हो जाती है, पतली एवं झुर्रीदार हो जाती है, त्वचा एकदम रूखी हो जाएगी, एकदम सूख जाती है, जैसे लगेगा सूखा हुआ है, और एकदम चमड़ी पतली हो जाती है, और क्या बोला कि झुर्रीदार, जैसे लगेगा कि अब ये बुढ़ौती आ गया है। ठीक है, और भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, भाई शरीर पतला है, एकदम हाथ पैर पतला है, झुर्री पड़ी है, चमड़ी भी पतली है एकदम, तो वजन में क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, तो वजन एकदम बिल्कुल ही क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सूखा रोग, उसका शरीर जैसे लग रहा है एकदम सूख गया है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सूखा रोग, और वजन एकदम क्या हो जाता है, बिल्कुल उसका घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और ऐसे लोगों को किससे बचकर रहना चाहिए, आंधी तूफान से बचकर ही रहना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब अगला है हमारा क्या, क्वाशियोरकर। इसे समझते हैं कि क्वाशियोरकर क्या होता है। यह भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ध्यान में हमने पहले ही बोला कि ये दोनों के दोनों रोग जो है प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या, यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के पोषण में प्रोटीन की कमी और मां के दूध के स्थान पर कम प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। ये क्या बोला, यहाँ बोला था कि 1 साल तक का बच्चा है या 1 साल से कम है, तब उससे क्या होता है, मरासमस हो सकता है। ये बोला है कि 1 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, उनके पोषण में यदि प्रोटीन की कमी हो जाए, ठीक है, या जो माँ का दूध पी रहा है उसके जगह पर उसे कोई दूसरा प्रोटीन का स्रोत दिया जाए जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसके कारण उसे क्वाशियोरकर हो सकता है। अब इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे भाई, तो लक्षण में देखेंगे क्या, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग था, ये भी प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन होता है जिम्मेदार किसके लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए होता है। तो बताइए, जब इसमें शरीर का विकास प्रभावित हुआ था, वृद्धि में कमी हुई थी, तो यहाँ भी वृद्धि में कमी यानी लंबाई क्या हो जाती है, रुक जाती है। त्वचा क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है। इसमें भी त्वचा कैसी थी, शुष्क थी, पतली थी, झुर्रीदार। तो इसमें भी जो चमड़ी कैसे हो जाती है, सूखी, पतली और झुर्रीदार हो जाती है। और इसमें मस्तिष्क का विकास कम होता है। मस्तिष्क का विकास क्या होता है, कम होता है, का मतलब सही से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो क्वाशियोरकर होता है इसका एक विशेष लक्षण होता है जिससे पहचाना जा सकता है कि उस लड़के को मरासमस है या उस लड़के को क्या है, क्वाशियोरकर है। कैसे हम पहचान करेंगे, तो इसका एक विशेष लक्षण होता है, और वो विशेष लक्षण है पेट फूलकर बाहर आना। ठीक है, पेट फूलकर बाहर आना। ठीक है, चमड़ी के नीचे क्या जम जाती है, वसा, फैट, यानी कि क्या,
चर्बी जम जाती है। ठीक है, जैसे लगेगा कि जो है पूरा पेट जो है पूरा फूल के बाहर आ जाता है एकदम, जैसे लगेगा कि कोहड़ा लटकाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे, चर्बी का जमा होता है, चर्बी जम जाती है पेट के निचले हिस्से में। ठीक है, और हौदा जैसा पेट निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, क्वासियोरकर। तो हमें उम्मीद है कि पाचन तंत्र से संबंधित विकार, सभी विकार जो हमने बताया, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और यह आपका अध्याय यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।